नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा के इस नए वीडियो में। मित्रों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम की। और कल जो पहला वीडियो हमने दिया था उसमें हमने जो चीजें देखी थी, इस वीडियो में हम एक बार जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने जो देखा था वो इतना था कि प्रारंभिक भाषा जो थी भारत में, मातृभाषा जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल प्रारंभिक भाषा थी, वो क्या थी? संस्कृत। और संस्कृत प्रारंभ में दो स्वरूपों में थी। पहला स्वरूप था जिसको हमने कहा वैदिक संस्कृत, और दूसरा जो स्वरूप था उसको हमने नाम दिया लौकिक संस्कृत। ये दो बातें, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। और ये जो काल था, जो टोटल 3 कालों में हमने बांटा है भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को, तो पहला जो था वो प्राचीन आर्य भाषा, जिसमें संस्कृत आती है, और संस्कृत के 2 स्वरूप आते हैं, वैदिक और लौकिक। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा, और उस मध्यकालीन आर्य भाषा में जो भाषाएं आती हैं वो प्राकृत की हैं, जिनमें कि एक तो है पाली और दूसरी है प्राकृत। और इसके साथ साथ फिर जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं अपभ्रंश। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा नहीं, केवल और केवल 2 भाषाओं पे बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करने वाले हैं पाली पे, और दूसरी हम बात करने वाले हैं प्राकृत पे। तो कुल मिलाकर के आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो पाली और प्राकृत रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभ होता है संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। और वैदिक संस्कृत में जो साहित्य आपको मिलता है वो 3 तरह का है। एक तो है संहिता साहित्य, जिसे आप वेद कह सकते हैं। कुछ लोग इनकी संख्या 3 ही मानते हैं। जनरली हम 4 वेद कहते हैं, हम 4 वेद इन्हें मानते हैं, पहली बात। दूसरे तरह का साहित्य जो इसमें मिलता है उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और ये प्रत्येक वेद के साथ एक ब्राह्मण है वेद को समझने के लिए। और उसके बाद जो इनकी और व्याख्या है, इनकी जो टिप्पणियां हैं, इनकी जो परिशिष्ट है, वह हमें मिलती है उपनिषदों के रूप में, जिनकी की कुल संख्या 108 है। और इन 108 में से 12 उपनिषद ऐसे हैं जिन्हें प्रमाणिक माना जाता है। इतना हम जान चुके थे। उसके बाद जब लौकिक संस्कृत की हमने बात की तो थोड़ा सा हमने लौकिक संस्कृत के बारे में समझा। इन बहुत ज्यादा परिवर्तन लौकिक संस्कृत में भी नहीं हुआ था। हमने ये देखा कि वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या, वर्णों की संख्या 52 थी, और लौकिक संस्कृत तक पहुंचते पहुंचते वह 48 रह गई, यानी 4 ध्वनियां, 4 वर्ण कम हो गए। ठीक है। अब आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह है पाली। एक बात यह भी याद रखनी है कि हमें ना तो भाषा वैज्ञानिक बनना है और ना इसमें हमें पीएचडी करनी है। हमें करना क्या है? हमें कुल मिलाकर के एक बेसिक सी समझ अपनी डेवलप करनी है, और उस समझ के आधार पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को हमें हल करना है। पाली का जो कालक्रम था वह था 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसवी के मध्य, यानी ये 500 वर्षों का जो समय था, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी के मध्य, इस समय जो भाषा थी वह भाषा थी पाली। ठीक है। अब इस पाली का जो अर्थ होता है, पाली का जो अर्थ है वो हमें मिलता है, पाली शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ हमें मिलता है बुद्ध वचन। अर्थ क्या है? बुद्ध वचन। अब ये शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बैठा इसलिए लीजिए कि पाली का सीधा सीधा संबंध बुद्ध से है। ठीक। और यह वही समय है जब बुद्ध थे, तो बुद्ध के समय ही पाली बहुत डेवलप्ड थी। और बुद्ध के जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी उपदेश बुद्ध ने दिए, वो सारे के सारे उपदेश कौन सी भाषा में मिलते हैं? पाली में मिलते हैं। ठीक है। सारे के सारे उपदेश मिलते हैं पाली में। और बुद्धों के जो मुख्य ग्रंथ हैं, बुद्धों के मुख्य ग्रंथ मतलब त्रिपिटक। ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक 3 टोकरियां, और ये टोकरियां का एक ही है, ज्ञान की 3 टोकरियां।
वह उनकी रचना जो है वो पाली में ही की गई। जिस तरह से हमने वैदिक साहित्य में देखा कि वैदिक साहित्य में कितना साहित्य लिखा गया, वैदिक संस्कृत में कितना साहित्य लिखा गया, तो हमें पता है कि वैदिक संस्कृत में संहिताएं लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और उसके अतिरिक्त उपनिषद लिखे गए। ठीक वैसे ही पाली में बौद्धों से संबंधित जो साहित्य है वो पाली में लिखा गया और उनमें से सबसे मुख्य है वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, आपको पता है। एक को बोलते हैं सुत्त पिटक, दूसरे को बोलते हैं विनय पिटक और तीसरे को बोलते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये 3 पिटक है। हालांकि अगर हम इनका और डिवीजन करें तो हम ये देखते हैं कि जो सुत्त पिटक है वह उपदेशों का संग्रह है, जो उपदेश दिए गए बुद्ध के द्वारा, यह उन उपदेशों का संग्रह है। और इस पूरे सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभक्त किया गया है, ठीक है। काय में विभक्त किया गया है? 5 निकायों में विभक्त किया गया है। और उन निकायों में से जो सबसे महत्वपूर्ण निकाय है उसको कहा जाता है खुद्दक निकाय, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो है उसको कहते हैं खुद्दक निकाय। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस खुद्दक निकाय को 15 उपखंडों में विभक्त किया गया है और उन्हीं 15 उपखंडों में से एक उपखंड है जातक। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। हालांकि हिंदी में नहीं अभी तक पूछा गया, लेकिन इतिहास के प्रश्न के तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जातक क्या है, जातक क्या है। तो आपने सुना होगा जातक कथाओं का नाम। वो जातक कथाएं क्या हैं? इन जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, पूर्व जन्म की कथाएं हैं, पूर्व जन्म की कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। किसमें? जातक में। और जातक किसका हिस्सा है? खुद्दक निकाय का। और खुद्दक निकाय 5 निकायों में से एक है, जो कि कहाँ है? सुत्त पिटक में। तो याद रखिएगा सुत्त पिटक से संबंधित महत्वपूर्ण बात कि त्रिपिटक 3 है, उन 3 में से एक भाग है सुत्त पिटक, उसमें 5 निकाय हैं। उन 5 निकायों में से एक निकाय है जिसका नाम है खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में जातक कथाएं हैं और जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है विनय पिटक की। इसमें भगवान बुद्ध द्वारा बनाए गए या समय समय पर संघ प्रमुखों द्वारा बनाए गए संघ के नियम, कायदे, व्यवहार आदि है। और इसका विभाजन होता है 5 जगह है, जिन्हें हम वग्ग ग्रंथ कहते हैं। महावग्ग आदि जो है वो इसी से संबंधित हैं। इन्हें हम वग्ग ग्रंथ कहते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है अधिधम्म पिटक की। तो 2-3 चीजें फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें मैं कंटिन्यू रिवाइज करता रहता हूं। वैदिक संस्कृत का जो मुख्य साहित्य है वो संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ है। पाली में जो मुख्य साहित्य है वो है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक के 3 भाग, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। अब इनके अलावा भी क्या पाली में कोई साहित्य लिखा गया? तो सीधी सी बात है, पाली का जो साहित्य है वो सारा का सारा साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। ज्यादातर साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इन त्रिपिटकों के अतिरिक्त भी कुछ साहित्य है बौद्धों में, जिसमें से एक बड़ा मुख्य आता है जिसको कहते हैं अट्ठ कथा साहित्य, ठीक है। और ये अट्ठ कथा साहित्य भी कौन सी भाषा में है? ये भी पाली में ही लिखा गया है। यानी बौद्धों से संबंधित ये साहित्य है, ये भी पाली में ही लिखा गया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण डायलॉग है राजा मेनांडर और नागार्जुन के बीच का, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ये भी पाली में लिखी गई एक रचना है। डायलॉग, एक वार्तालाप को दिखाया गया है इसमें। ठीक ही इसके साथ साथ 2 और ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने चाहिए, महत्वपूर्ण है। एक ग्रंथ का नाम है दीप वंश और एक ग्रंथ का नाम है महावंश, ठीक है। दीपवंश और महावंश। और एक तरफ आप क्लियर करके आए हैं क्या? त्रिपिटक,
ठीक। और त्रिपिटकों में कौन? 3 पिटक, सुत्त, विनय और अभिधम। ठीक है, सुत्त, विनय और अभिधम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको साहित्य संबंधी याद रखनी है कि पाली में जो मुख्य साहित्य है उसमें त्रिपिटक है, 3, सुत्त, विनय और अभिधम। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण साहित्य है, अट्टकथा साहित्य है, मिलिंद पन्नो है, दीपवंश है और महावंश है। और ये ऐसी रचनाएं हैं, इनसे ठीक ठाक हमें उस काल का जो इतिहास है, जो साहित्य है, उसके बारे में ठीक ठाक हमें जानकारी मिलती है। अब जिस तरह से संस्कृत का व्याकरण था, सीधी सी बात है कोई भी भाषा होगी उसका भी वैसा ही व्याकरण होगा। तो सीधी सी बात बनती है कि पाली का भी अपना व्याकरण होगा। वह व्याकरण कुछ पुस्तकों में लिखा गया। अब जरूरी यह है कि हम उन पुस्तकों की जानकारी कर लें। तो अब हम बात करते हैं पाली पाली भाषा की, पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथों की। पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है। 2-3 ग्रंथों के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं जो कि अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहला जो पाली भाषा का महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है उसको कच्चायन ग्रंथ या कच्चायन ग्रंथ बोलते हैं। कच्चायन व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, कच्चायन का व्याकरण है पहला। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण है कच्चायन का व्याकरण। दूसरा है मोगलान का व्याकरण। ठीक है, मोगालन या मोगालन का व्याकरण इनके द्वारा दिया गया। और तीसरा और एक है ग्रंथ जिसका नाम है सदनीति। अब फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं पाली भाषा में है। तो पीछे जो साहित्य की हम बात कर चुके हैं उसमें त्रिपिटक है, अट्टकथा साहित्य है, दीपवंश है, महावंश है और साथ ही साथ मिलिंद पन्नो है। फिर जब इधर आ जाते हैं तो कच्चायन व्याकरण है, मोगलान है और सदनीति है। ये महत्वपूर्ण बात आती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पाली जो है इसे प्रथम प्रथम देसी भाषा कहा जाता है। प्रथम देसी भाषा पाली को बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम देसी भाषा या इसी देसी को हम एक और शब्द कह सकते हैं, देशज कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम देशज भाषा किसको कहा जाता है? पाली को। और ये इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। और प्राकृत का अर्थ जो है वो प्रकृति से लिया जाता है, तो इसको प्रथम देसी भाषा कहा जाता है, प्रथम देशज भाषा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो भाषा थी वो कहां कहां बोली जाती थी? महत्वपूर्ण बात, ये जो भाषा थी इसका क्षेत्र आज के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका क्षेत्र भारत से शुरू होकर के भारत के साथ साथ तिब्बत में इसे बोला जाता था। ठीक है, इसे बर्मा में बोला जाता था, इसे श्रीलंका में बोला जाता था और आज के हिसाब से चीन में भी। ये ऐसी भाषा थी जिसका प्रचार प्रसार न केवल भारत में बल्कि तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और चीन में भी था। साथ ही इसे भाषा वैज्ञानिकों ने जब निर्धारित किया तो उन्होंने इसे मध्य देश की भाषा कहा। मध्य देश की भाषा। ठीक है, इसे मध्य देश की भाषा भी कहा, इसे देसी या देशज भाषा भी कहा। और इसका प्रचार प्रसार तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और चीन में भी हुआ। जैसा कि आपको पता होगा श्रीलंका में तो महेंद्र के द्वारा इसका प्रचार किया गया था, महेंद्र ने इसका प्रचार किया था। अब एक चीज और, अब इसके व्याकरण को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हमने पीछे वैदिक संस्कृत का व्याकरण देखा था, लौकिक संस्कृत का देखा कि उधर 52 वर्ण थे, फिर उसके बाद उसमें 48 वर्ण थे। अब ऐसे यहाँ एक प्रश्न आएगा तो यहाँ की स्थितियां क्या है? तो याद रखिए कि जब पाली में आप ध्वनियों की बात करते हैं या वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ वहां की अपेक्षा काफी अंतर आ जाता है। पहला तो अंतर आता है स्वरों में, और स्वरों की संख्या यहाँ रहती है केवल 10। और दूसरा अंतर आता है व्यंजन में, और व्यंजनों की संख्या यहाँ पे रहती है केवल 33। यानी कुल मिलाकर के पाली में वर्णों की संख्या कितनी रहती है, ध्वनियों की संख्या कितनी रहती है? 43। स्वरों में क्या है? 2 तरह के स्वर हैं, पता है आपको, 2 तरह के स्वर, एक ह्रस्व और दूसरे
दीर्घ, दो तरह के स्वर हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कुछ स्वर तो ठीक वैसे ही हैं जैसे संस्कृत में थे, आ और आ, एक ह्रस्व हो गया एक दीर्घ हो गया, ई और ई, एक ह्रस्व हो गया एक दीर्घ हो गया, ऊ और ऊ, एक ह्रस्व हो गया एक दीर्घ हो गया। अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण है ए और ए, ये ह्रस्व है ये दीर्घ है। फिर एक और होता है ऊ और ओ, ये 10 स्वर हैं जो पाली में होते थे। ठीक, इस तरह के 10 स्वर हैं जो पाली में होते थे। और पाली में कुछ और चीजें हैं, जैसे जब आप व्यंजन की बात करेंगे तो कुछ विशेष व्यंजन है जो पाली में भी होते थे। एक तो ये वाला व्यंजन जिसको हम विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं, और अंग जो है पाली में वो व्यंजन में आता है। ठीक है, अंग जो है वो पाली में व्यंजन में आता है, ये विशिष्ट है। बाकी आप ऐसा समझो कि का से लेकर के हा तक जो हिंदी की वर्णमाला है लगभग वैसा ही सब कुछ सारी चीजें पाली में भी होती हैं। ये दो वर्ण जो है इन्हें आप अलग से जोड़ लीजिए। तो ये ध्वनि और वर्णों की बात हो गई किससे संबंधित, पाली से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी भाषा की, दूसरी महत्वपूर्ण भाषा की। वो दूसरी महत्वपूर्ण भाषा इसके बाद जिसका डेवलपमेंट हुआ वो थी प्राकृत। ठीक है, इसके बाद जिसका डेवलप हुआ वो कौन सी थी, वो थी प्राकृत, और इसे द्वितीयक प्राकृत भी कहा जाता है। इसको मानने वाले लोग दो तरह के मत मानते हैं। ठीक, दो तरह के मत हैं प्राकृत से संबंधित। एक मत ये कहता है कि जो प्राकृत है वह प्राचीनतम भाषा है। एक मत जो है वह कहता है कि प्राकृत प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम भाषा। एक मत तो ये कहता है कि प्राकृत जो है प्राचीनतम भाषा है, और दूसरा मत ये कहता है कि प्राकृत का जन्म, प्राकृत का जन्म संस्कृत से हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि प्राकृत की जननी संस्कृत है। एक मत ये हो गया। ये दो तरह के मत प्राकृत से संबंधित हैं। बहुत सारी बहस के बाद, बहुत सारे मतभेद के बाद, बहुत सारे विमर्श के बाद ज्यादातर भाषा वैज्ञानिक अब इस बात को लेकर के सहमत हो गए हैं कि प्राकृत का जन्म संस्कृत से ही हुआ है, संस्कृत ही प्राकृत की भी जननी है। अब यहां से अगर कोई आपसे बहुत डीप प्रश्न पूछता है तो हो सकता है आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि ये जो मत है इन मतों को मानने वाले लोग कौन कौन से थे। ठीक है, इन मतों को मानने वाले लोग कौन कौन से थे। तो एक विद्वान हुए वाक्पति राज। ठीक है, वाक्पति राज, तो ये मानते थे, वाक्पति राज का ये मानना था। और नमि साधु थे, नमि साधु, उनका भी ये मानना था कि जो प्राकृत है वह प्राचीनतम भाषा है। यानी उन्होंने प्राकृत को जोड़ के दर्शाया था किसके साथ, प्रकृति के साथ, कि ये ऐसी भाषा है कि इसी भाषा का जन्म सबसे पहले हुआ, बाकी भाषाएं इसी से डेवलप हुई। लेकिन ये वाला जो मत है वो दिया गया हेमचंद्र के द्वारा। ये मत किसके द्वारा दिया गया, हेमचंद्र के द्वारा दिया गया। हेमचंद्र इस मत को मानने वाले बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं। हालांकि और भी विद्वान हुए जिसमें एक नाम और आ जाता है, वो नाम है मार्कंडेय का। मार्कंडेय का, उनका भी यही मत था। लेकिन हेमचंद्र को बहुत विशेष माना जाता है प्राकृत भाषा के विचारकों के रूप में। ठीक है, अब प्राकृत भाषाओं के विषय में जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। ये आपके वन लाइनर टाइप के प्रश्न हो सकते हैं कि प्राकृत भाषा का प्रथम विशेष उल्लेख कहाँ मिलेगा, प्राकृत भाषा के बारे में महत्वपूर्ण बातें किसके द्वारा की गई। प्राकृत भाषा के विषय में विशेष उल्लेख, विशेष उल्लेख, प्राकृत भाषा के विषय में विशेष उल्लेख। तो प्राकृत भाषा के विषय, प्राकृत भाषा के विषय में जो विशेष उल्लेख मिलता है वो विशेष उल्लेख किसके द्वारा मिलता है, भरत मुनि के द्वारा मिलता है। और भरत मुनि की एक रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम होता है नाट्य शास्त्र। ठीक है, इनकी रचना है नाट्य शास्त्र, और उस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा प्राकृत भाषा के बारे में बताया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है
कि आगे भाषा का क्रम किस तरह से बदला होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ी होंगी, इस बात की नींव कैसे पड़ी होगी, ये बात भरत मुनि ने बता दी। यानी जो अपभ्रंश वाली स्थितियां आती हैं, वो अपभ्रंश वाली स्थितियां भरत मुनि प्राकृत के साथ जोड़कर बताते हैं। वो ये कहते हैं कि प्राकृत उस समय भी विभाजित हुई थी, प्रकृति का विभाजन हुआ था, और विभाजन थोड़ा बहुत नहीं हुआ था। प्राकृत का विभाजन 8 भागों में हुआ था। इसे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक के रूप टूट करके अलग अलग 8 तरह के अपभ्रंश बने, और वो 8 तरह के अपभ्रंश आज बहुत सारी बोलियों में बदल गए हैं, बहुत सारी बोलियों में परिवर्तित हो गए। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। इन्होंने जो प्राकृत के भेद बताए, उन प्राकृत के भेदों में एक भेद तो इनके द्वारा बताया गया, कौन सा? मागधी का। ठीक बात। एक भेद मागधी का बताया गया, और एक भेद और इसी से संबंधित बिल्कुल ऐसा ही अर्धमागधी। उन्होंने कहा कि प्राकृत के 6 भेद थे, उन 6 भेदों में से 2 भेद तो ये हो गए, एक तो हो गया मागधी और एक हो गया अर्धमागधी। और फिर तीसरा भेद इन्होंने बताया, जिसका नाम इन्होंने बताया प्राच्या। यानी बाद के हिसाब से अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो हम इसे कहेंगे पश्चिमी हिंदी। जहां से पश्चिमी हिंदी का डेवलपमेंट हुआ उसे इन्होंने प्राच्या बताया, और साथ ही एक और नाम इन्होंने दिया, वो नाम दिया सूरसैनी। आगे जब आप इसी को देखते हैं हिंदी के विकास क्रम में, तो इसे आप कहते हैं सूरसैनी। तो वही दरअसल इन्होंने प्राकृत के अर्थ में बताया, और बताया कि ये कौन सी थी? सूरसैनी थी। और भी थे, बहलाग थे, दक्षिणायन था। ऐसी वो भाषाएं, जैसे दक्षिणा वाली जो भाषा थी, दक्षिणात्य जो था, वो को रिलेट करता है महाराष्ट्री से, यानी मराठी से रिलेट करता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से विभाजन पहली बार किसके द्वारा दिए गए? भरत मुनि के द्वारा। यानी भरत मुनि ने यह ठीक ठाक स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किस तरह से प्राकृत से अपभ्रंश का निर्माण हुआ, और वो अपभ्रंश एक तरह की नहीं थी, वो विभाजित अपभ्रंश थी, बहुत अलग अलग तरह की अपभ्रंश थी। अभी एक नाम आया था बड़ा महत्वपूर्ण, वो नाम किसका था? हेमचंद्र का। बड़ा महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, हेमचंद्र का नाम बड़ा महत्वपूर्ण। हेमचंद्र को जब आप प्राकृत भाषा की बात करते हैं, तो प्राकृत के मामले में हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि। जिस प्रकार से पाणिनि की अष्टाध्यायी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संस्कृत के व्याकरण में, ठीक ऐसे ही हेमचंद की रचना प्राकृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अब एक प्रश्न हो सकता है आपके दिमाग में चल जाए, वो प्रश्न ये हो सकता है कि इतनी महत्वपूर्ण रचना है, तो क्या इस रचना का नाम पता लगेगा क्या है? तो नाम जो था इनकी रचना का, वह है द्वाश्रय काव्य। ठीक है, इनकी रचना का नाम है द्वाश्रय काव्य। ठीक, ये इनकी रचना का नाम है द्वाश्रय काव्य। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बात की है, वो मोटे मोटे तौर पे 2 ऐसी भाषाओं के बारे में हमने बात कर ली। 2 ऐसी भाषाएं जो मध्यकाल में बोली जा रही थी, पाली और प्राकृत, ऐसी 2 भाषाएं। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और विमर्श कर लें, और इस विमर्श में आज हम अपभ्रंश को भी शामिल कर लें, ताकि हम अगले आने वाले वीडियो में पूरी तरह से हिंदी में प्रवेश कर जाएं, और वहां से हम थोड़ा सा डीप अध्ययन करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे जो विषय जो प्रश्न बनते हैं, वो यहाँ से उतने ज्यादा नहीं बनते, बहुत ज्यादा क्रम आदि के बारे में बनेंगे, उतना हम सीख चुके हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक टॉपिक पे और बात कर लेते हैं, और वो टॉपिक कौन सा रहेगा? वो टॉपिक रहेगा अपभ्रंश का। ठीक है, वो टॉपिक रहेगा अपभ्रंश का। कुछ एक फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और 2-3 फैक्ट्स हैं, उनको जरा समझ लें। अपभ्रंश भी बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा जान लेना इसके बारे में क्या है। मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ कई तरीके से प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, उनको समझिए। मध्यकालीन भाषाएं यानी
पाली और प्राकृत, और आधुनिक भाषा मतलब हिंदी। ये उन दोनों के बीच की कड़ी है, अर्थात इसको एक और नाम दिया जाता है और वह नाम है संक्रमणकालीन भाषा। संक्रमणकालीन भाषा ऐसी भाषा जो संक्रमण काल की भाषा है, जब बदलाव हो रहा था उस समय की भाषा है। अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक, विकृत, बिगड़ा हुआ स्वरूप, उसको अपभ्रंश कहते हैं। और अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग, प्रमाणिक प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में हमें ये देखने को मिलता है। पतंजलि का महाभाष्य जब हम देखेंगे तो उसमें हमें अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक प्रयोग मिलता है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, और नाट्य शास्त्र रचना किसकी है? भरत मुनि की है। और भाषा के रूप में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग अगर किसी के द्वारा किया गया था तो वो 6वीं शताब्दी में किया गया था। एक विद्वान थे चंड, उनके द्वारा। महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपका परीक्षा दृष्टिकोण से। दूसरा ये हो सकता है भ्रष्ट, या फिर इसको कहेंगे बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ, या फिर इसी को कहेंगे विकृत, ठीक है, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ या विकृत, ठीक। महत्वपूर्ण बात दो है, एक तो ये हो गई और एक ये। एक फैक्ट और बचता है, जरा उसको भी देख लें। वो ये है कि जब हम इसकी ध्वनियों की बात करेंगे तो ध्वनियों में आप ये समझिए कि स्वर इसके भी ठीक वैसे ही है जैसे पाली के। व्यंजनों में कुछ चीजें विशेष हैं, इसमें ञ, ङ और ना नहीं होते हैं। इन सब के बदले में केवल एक ही होता है वर्ण, ड़ा होता है, इसलिए इसे ड़ा भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश को ड़ा भाषा भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन सब की जगह पर केवल एक ही होता है ड़ा। और एक बात और, इसमें स अलग अलग नहीं होते हैं, स केवल एक ही होता है, एक ही ध्वनि से काम चला लिया जाता है। जबकि हिंदी में ऐसी 3 ध्वनियां होती हैं, ठीक है, हिंदी में ऐसी 3 ध्वनियां होती हैं, यहाँ पे केवल एक ही ध्वनि। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो भाषा थी अपभ्रंश, वो अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी, मतलब बोलते समय जो अंत आता था वहां पे उ लगा दिया जाता था, ठीक, उकार बहुला भाषा। और अभट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर द्वारा किया गया, और अभट्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि 1000 और 1100 ईस्वी के मध्य का जो समय था, कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग वहां भाषा में और थोड़ा परिवर्तन हो गया था, और वो जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था उसे हम अभट्ट कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वह अपभ्रंश का ही थोड़ा सा और विकृत स्वरूप था, तो हम उसे अलग नहीं कह सकते, वो भी अपभ्रंश था। अब समझिए, हमने एक यात्रा पिछले 2 दिनों में तय की है। वो यात्रा कैसे तय की है? हमने सबसे पहले थोड़ा सा जाना वैदिक संस्कृत के बारे में, उसके बाद हमने थोड़ा सा जाना लौकिक संस्कृत के बारे में, लौकिक संस्कृत। उसके उपरांत हमने जाना पाली के विषय में, पाली के संबंध में। पाली के बाद हमने जाना प्राकृत के विषय में, ठीक है, पाली के बाद हमने जाना प्राकृत के विषय में, प्राकृत। और प्राकृत के बाद हमने जाना अपभ्रंश के विषय में, और थोड़ी सी जरा सी जो जानकारी हमें चाहिए थी वो हम ले चुके हैं अपभट्ट के विषय में। और अब हम वास्तविकता में उस जगह पहुंच गए हैं जहां से हमें एक लंबा सफर तय करना है, सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का एक लंबा सफर, और वो है हिंदी। अब हम इसमें हिंदी का विकास कैसे हुआ ये पढ़ेंगे, हिंदी की विभिन्न बोलियों के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, हम हिंदी के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में जो काल हुए उन कालों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ाई आगे निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। आप लगातार साथ बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच रही है तो आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, अगर आप थके नहीं, अगर आप थक जाते हैं, थकान हो जाती है तो अलग बात, अगर आप नहीं थके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं। ये नॉर्मल सा काम आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं इच्छा है तो कोई जोर दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। हिंदी के विकास क्रम को समझने का एक नया टॉपिक आएगा जिसमें हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।